Hello everyone. Now today we are going to solve the CBSE sample paper for the year 2018. So अब इस sample paper में जितने भी chemistry के questions हैं, depending upon the different mark distribution, we will answer the questions one by one and we'll see कि किस तरह से और क्या answer लिखने से we can score full marks, which is our major objective. So let's get started with the very first question from this sample paper, and the question is: a compound X on heating with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y. Now, X also reacts with sodium metal to evolve colorless gas, that is Z. Identify all the three X, Y, Z. Next, write the equation of the chemical reaction of formation of Y and also write the role of sulfuric acid in this reaction. So simple, हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि एक तो हमें ये जो X, Y and Z अलग अलग चीज़ें जो फॉर्म हो रही हैं, Z जो हमारा एक गैस है जो कि रिलीज हो रही है, सो हमें ये बताना है ये तीनों चीज़ें हैं क्या. देन हमें ये बताना है कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका क्या रोल है, एंड ऑल्सो हमें रिएक्शन लिखनी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Y. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों को मेंशन कर लेते हैं. सो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे ली गई है दैट इज द कंपाउंड X which is heated using concentrated sulfuric acid to give an unsaturated compound Y. सो सिंपल X हो गया हमारा इथेनॉल, जिसे हम इथेनॉल या अल्कोहल कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से, एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH. नेक्स्ट Y है हमारा इथीन, ENE. सो इथीन का फॉर्मूला है C2H4. एंड देन फाइनली द गैस दैट इज गेटिंग इवॉल्व्ड हियर इज नन अदर देन हाइड्रोजन. सो Z जो है वो हो गया हमारा हाइड्रोजन, दैट इज H2. अब बात आती है केमिकल रिएक्शन की. तो केमिकल रिएक्शन बहुत सिंपल है. यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH जो है जब हीट किया जा रहा है एट 443 केल्विन with the presence of concentrated sulfuric acid that is H2SO4, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है as CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O. सो यहाँ पर ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन. यू कैन एक्चुअली सी द स्ट्रक्चर एज वेल. अब इसके साथ आता है कि फाइनली ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इसका काम क्या है. तो अगर आप ध्यान से देखें रिएक्शन को, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि वाटर जो है वो अलग से लिखा जा रहा है प्लस H2O. सो द आंसर इज वेरी सिंपल. The work of the actual objective of or the role of sulfuric acid is very simple, that it is a dehydrating agent. That means it removes water. So this is the answer for this question. Now you know how stepwise you need to write the answer and what you need to write actually. Now let's move on to the next question, and the question is: decomposition reaction require energy either in the form of heat or light or electricity. For breaking down reactants, write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. So सबसे पहली चीज ये कि decomposition reaction क्या होती है. If you remember, decomposition reaction is a simple chemical reaction in which the reactants break down into two or more simpler products. And यहाँ पर we should also mention कि decomposition reaction सिर्फ इतना ही नहीं होता है. decomposition reaction में reactant को break करने के लिए into two or more products एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो देयर आर बेसिकली हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट. इन तीनों में से किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करके decomposition reaction को किया जा सकता है. So there are three sub reactions in decomposition reaction, that is thermal reaction,
इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन एंड फोटोलिटिक रिएक्शन। सो फोटोलिटिक तो आप समझ गए होंगे, सनलाइट की वजह से जो रिएक्शन हो रही है उसको हम कहेंगे फोटोलिटिक रिएक्शन। सो अब इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए लेट्स गेट बैक टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज हमें एग्जाम्पल के लिए एक एक रिएक्शन देनी है जिसमें एक जगह हीट यूज हो रही है, एक जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है एंड एक जगह सनलाइट को यूज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। सो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे एट अ हाई टेम्परेचर, इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू प्रोडक्ट्स। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड एंड दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इफ यू फाइंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस रिएक्शन, you can take one more reaction as an example. I'm giving you two reactions here. You can choose whichever you want. और आपको अगर कोई और आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं, बशर्ते आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट किसी भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म होने चाहिए। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड बिफोर टेकिंग एनी एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर हीट ओनली। वी आर टेकिंग फेरस सल्फेट। सो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर तो हमें तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला है हमारा फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड एंड तीसरा हमें मिल जाता है SO3। सो ये तीन हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। सो ये दोनों रिएक्शंस हीट एनर्जी को यूज करके हो रही हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज we'll take the इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जाम्पल। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करके जो रिएक्शन हो रही है सिंपल, we'll take the example of water. So water molecules को सेपरेट करते हैं। So we are taking water, that is H2O. जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाएगा थ्रू दिस तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, one is the hydrogen and the other is oxygen. So this is a very simple and a very common example for the electrolytic decomposition reaction. Next, if we get back to sunlight. So sunlight को जब source of energy use किया जाएगा in order to conduct the decomposition reaction, तो again हमारे पास दो बहुत ही simple reactions है जो कि NCERT में भी given है। One is silver chloride, तो in the presence of in the absorption, by the absorption of sunlight, ये break हो जाता है दो simple parts में, one is silver and the other is chloride. इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का भी जो होगा जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो दो सिंपल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक हो जाएगा सिल्वर, दूसरा हो जाएगा ब्रोमाइड। सो यू कैन टेक आइदर ऑफ द रिएक्शन दैट यू लाइक और यू कैन रिमेंबर इन ऑर्डर टू मेंशन हियर इन दिस आंसर। सो क्योंकि हमें एक एक रिएक्शन लिखनी है, सो व्हिचएवर यू लाइक यू कैन राइट दैट। सो दीज आर द रिएक्शंस दैट वी हैव हियर एज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये देख लेना है कि कौन सी रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। सो हियर वी वर टॉकिंग अबाउट द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या करती है, सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर देती है बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी। दैट एनर्जी कैन बी आइदर हीट और सनलाइट और इट कैन बी इलेक्ट्रिसिटी। Now let's move on to the next question and let's see what the question is and उसके according हमें कितना और क्या आंसर लिखना है। So the question here is 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc metal taken in a test tube. Further, when the contents are warmed, a gas evolves which is bubbled through a soap solution before testing. Next, write the equation of the chemical reaction involved and the test to detect the gas. Next, name the gas which will be involved or evolved when the same metal reacts with the dilute solution of a strong acid. So now what we have to do in this question is कि सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इस रिएक्शन में कौन सी गैस इवॉल्व होगी।
नेक्स्ट इस रिएक्शन को हम जब केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगी, एंड देन फाइनली हमें नाम बताना है उस गैस का जो कि यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। सो इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी दो चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं जो कि आपस में कंबाइन कर रही हैं या फिर रिएक्ट कर रही हैं। सो द फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड जिंक विच इज अ मेटल। सो सिंपल, हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं जिससे हमें ये दोनों चीज समझ आ जाएंगी कि क्या कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है प्लस केमिकल रिएक्शन क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन राइट द आंसर। सो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो ये दोनों हमारे हो गए रिएक्टेंट्स, जिंक प्लस NaOH। बैलेंसिंग हम बाद में करेंगे। सिंपल जिंक प्लस NaOH हो गया है एंड हमें रिजल्ट में मिल रहा है सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो इसको हम बैलेंस आउट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी एज zinc that is Zn plus 2NaOH which gives us Na2ZnO2 plus H2। So simple, इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस भी हो जाएगी एंड ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। Now let's move further एंड ये देखते हैं कि जब हम हीट अप कर रहे हैं इस चीज को, टेस्ट ट्यूब में जिंक है और उसके ऊपर से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाल दिया है उसमें फ्यू ड्रॉप्स, तो ऐसे में जो बर्निंग हो रही है नियर द गैस तो उसमें क्या रिएक्शन होगा। व्हाट वाज द क्वेश्चन, बेसिकली हमें क्या बताना था कि व्हेन द कंटेंट्स आर वार्म्ड अ गैस इवॉल्व्स व्हिच इज बबल्ड थ्रू अ सोप सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल, व्हेन अ बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर द गैस इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। सो वहां पर पॉप साउंड यानी कि आवाज आती है जब इस तरह की कोई चीज बर्न होती है। एंड देन इस रिएक्शन में हम अगर वापस से अपनी केमिकल रिएक्शन को देखें तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड में H2 है, दैट इज हाइड्रोजन गैस है। सो दिस इज वेरी सिंपल टू आंसर कि यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। सो वी हैव आंसर्ड ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। पहला केमिकल रिएक्शन, दूसरा पॉप साउंड आएगा एंड तीसरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So the next question now is, the pH of a salt used to make crispy pakoras is 14. Further, identify the salt and write a chemical equation for its formation. And then finally, you need to write two uses as well. So ऐसा कौन सा salt है जिसको use करके या जिसको add करके as an ingredient हम बना सकते हैं खाने वाली चीजों को crispy? Any idea? The very common name and the very simple salt, that is the baking soda. So baking soda is the answer for this question. So ऐसा कौन सा salt है जिसको हम use कर सकते हैं पकौड़े को crispy बनाने के लिए? That's none other than baking soda. And इसको हम chemically कह सकते हैं as sodium hydrogen carbonate or we can call it as sodium bicarbonate. And इसका chemical formula है NaHCO3. So this is first answer for the question. अब नेक्स्ट आता है कि इसकी क्या केमिकल रिएक्शन होगी या क्या केमिकल इक्वेशन होगी जिससे इसका फॉर्मेशन होगा। सो इसको फॉर्म करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें नमक वाला पानी। एंड व्हाट डू वी मीन बाय द नमक वाटर, दिस सॉल्ट वाटर? इट इज सिंपल, नथिंग एल्स देन कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज NaCl प्लस H2O। सो NaCl होता है हमारा कॉमन सॉल्ट एंड H2O is water। तो इसको हम जब कंबाइन करते हैं और जो सोल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं द ब्राइन सोल्यूशन। याद रखना है इस चीज को। सो द ब्राइन सोल्यूशन यानी कि NaCl प्लस H2O, जब इसके अंदर हम कंबाइन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को तो फिर हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला है अमोनियम क्लोराइड एंड दूसरा है नन अदर देन बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। So this is the chemical equation of how we will get
दी बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन भी। अब आ जाते हैं कि इसके कोई भी दो यूजेस बताइए। सो इसके यूज बताने के लिए सबसे पहला तो ये है कि इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। और एंटासिड क्या होता है? ऐसा एक एंटासिड एक ऐसी चीज होती है, सब्सटेंस होता है जिसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। सो जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम ऐसे में एंटासिड को लेते हैं, यूज करते हैं, पीते हैं, इनटेक करते हैं इन ऑर्डर टू नलीफाई और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी इन आवर स्टमक। एंड द सेकेंड यूज इज द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सो इसे फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि कैसे करके एक एक करके हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है एंड टू द पॉइंट आंसर लिखना है। Now let's move on to the next question, and the question is, why are most carbon compounds the poor conductor of electricity? And इस question का एक और part है। Basically there are two sub parts of this one single question. ये हमारा A part है। The B part is, write the name and structure of a saturated carbon compound in which the carbon atoms are arranged in a ring. Further, name the number of single bonds present in this compound. So let's get started with the very first part of the question. There are two parts. पहले पार्ट का आंसर देते हैं। पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो क्योंकि वो बॉन्ड्स क्रिएट कर लेते हैं और ऐसे में कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर लेफ्ट नहीं होता है इन ऑर्डर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और एल्स आई कैन से इट लाइक दिस, जैसे ग्रेफाइट है। सो ग्रेफाइट में हमने जब पढ़ा था ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन तीन अलग कार्बन के साथ कंबाइन होता है। सो ऐसे में देयर इज वन सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन जो कि फ्रीली मूव करता है, और जब वो फ्रीली मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। दैट इज व्हाई ग्रेफाइट को एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है बॉन्ड्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो ऐसे में उनके पास कोई भी फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ड्यू टू बॉन्डिंग, एंड हेंस they are not good conductors of electricity. So the simple answer here that you can say is that the most carbon compounds are poor conductors of electricity because of its property of forming covalent bonds. Now let's move on to the next part of the answer, that is, write the name and the structure of saturated carbon compound in which the carbon atoms are arranged in a ring. So ऐसा हम कोई भी एक in general ले लेते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके। सो उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन लेने हैं सो दैट एक रिंग स्ट्रक्चर को हम फॉर्म कर सके। सो यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑफ साइक्लोहेक्सेन का। सो हेक्सेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं? देयर आर 6 कार्बन एटम्स। So now let's draw the structure for cyclohexane, and also हम structure बनाने के बाद लिखेंगे cyclohexane का फॉर्मूला क्या होगा, because I want you to understand कि ऐसा क्या हुआ कि हेक्सेन का फॉर्मूला और cyclohexane का फॉर्मूला आपस में मैच नहीं कर रहा है। Yes, we'll see how does that happen. So here we'll be answering this question. So we are drawing a string structure for cyclohexane. So we are making a ring structure for cyclohexane, ANE. So हम यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ANE ही होगा, because it belongs to the group alkane and alkane is a saturated carbon compound homologous series group. Okay, so now let's do one thing. क्योंकि हमें यहाँ पता है कि हेक्सेन के अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, लेट्स मेंशन दैट
number of carbon atoms. So क्योंकि यहाँ पर हेक्स वर्ड यूज किया गया है तो 6 कार्बन एटम्स होंगे. तो पहले हम एक काम करते हैं, 6 कार्बन एटम्स को एक रिंग स्ट्रक्चर में डाल लेते हैं. सो we'll do it like this. 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया हमारा 6th कार्बन. सो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया है. अब क्या करते हैं, इनको आपस में बॉन्ड करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम, क्योंकि हम हेक्सेन की बात कर रहे हैं, सो ये तो हम श्योर है कि कार्बन के साथ क्या आएगा, डेफिनेटली हाइड्रोजन आएगा. लेकिन हाइड्रोजन को मार्क करने से पहले वी विल मेक बॉन्ड्स बिटवीन दीज कार्बन एटम्स एक एक करके. सो यहाँ पर ये कार्बन इसके साथ भी कंबाइन होगा और इसके साथ भी कंबाइन होगा. फिर ये वाला कार्बन इन दोनों कार्बन के साथ होगा. इस कार्बन को हम इसके साथ कर चुके हैं और अब इसके साथ भी करेंगे. सिमिलरली ये दोनों हो जाएंगे कंबाइन एंड सिमिलरली ये दोनों भी हो जाएंगे कंबाइन. सो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक सिंगल कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच हो रहा है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ अब इस चीज को देखते हुए, समझते हुए हमें हाइड्रोजन को मार्क करना है, ठीक है. जबकि हमें ये पता है कि हेक्सेन का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो C6H14 होता है. बट लेट्स सी कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आएंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट C, जो ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना चुका है, 2 सिंगल बॉन्ड्स बना चुका है एंड वो सिर्फ 2 और बॉन्ड्स ही बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी. तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2. So here one hydrogen and here another hydrogen. So अब 1 2 3 4. So 4 bonds कंप्लीट हो गए हैं. So इसी तरह से हम बाकी के सारे कार्बन्स के साथ भी सेम चीज करेंगे. So this is like this. और इस तरह से हम पहले हाइड्रोजन मार्क कर देते हैं. और क्योंकि हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसलिए सब जगह सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे. सो इस तरह से हमारा बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ H, तो 2 H कम है. लेट्स काउंट इट, काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. जबकि हेक्सेन का फॉर्मूला क्या था, C6H14, वो आप एल्केन की फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ जब बात कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन की, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है C6H12. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइक्लोहेक्सेन एंड इट इज इन अ रिंग स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं व्हाट्स द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. सो इस कंपाउंड में कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, काउंट कर लीजिए. 1, let's start from this C, 4, then 4, but एक combine हो रहा है उसके साथ, तो हम 4 नहीं कर सकते, एक एक करके काउंट कर लेते हैं. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So कुल मिलाकर के कितने बॉन्ड्स हो गए, कितने सिंगल बॉन्ड्स हो गए, 18, 18. So number of single bonds here will be, यहां लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स. सो टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन विल बी हाउ मच, 18. सो 18 इज दैट नंबर. सो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये बताया कि हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर कार्बन कंपाउंड, जो कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है. तो इसमें हमने लिया हेक्सेन को. हमने हेक्सेन को क्यों प्रेफर किया, क्या चॉइस है इस तरह की प्रेफरेंस बनाने की? द रीजन इज कि हमें इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए जो कि रिंग के फॉर्म में हम उसको बना सके. सो हियर हमने कार्बन नंबर 6 लिया है, मतलब 6 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन को लिया है. फर्दर हमसे पूछा गया कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है. And then finally according formula and then accordingly single bonds. So this is how you need to answer this question one by one. I hope you would have understood the answer for the question.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक एक करके दोनों पार्ट्स को देखते हैं पहले है क्या एंड देन फिर उनका आंसर देते हैं अकॉर्डिंगली. सो द क्वेश्चन हियर इज, द फर्स्ट पार्ट इज राइट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in the extraction of pure metals in middle of reactivity series from their carbonate ores. So basically जो elements हमारे middle of reactivity series में या activity series में belong करते हैं, हमें ये बताना है कि वो जो carbonate ore के form में है उनको हम किस तरीके से extract कर पाएंगे from their ore form into or to a pure form of metal. Okay? तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड और एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स सपोर्टेड बाय केमिकल इक्वेशन. फर्दर ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए हमें एक प्रॉपर लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है और उससे पहले ये बताना है कि कॉपर को उसकी सल्फाइड फॉर्म में से किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. So, सबसे पहले पार्ट का आंसर पहले देते हैं. द आंसर इज सिंपल. देयर आर थ्री थिंग्स दैट विल हैपन. फर्स्ट इज कैल्सिनेशन, सेकंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज प्योरिफिकेशन. सो कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो कार्बोनेट ओर्स है उनको मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग देम इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर. इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर. ओके, बिकॉज दूसरा हमारे पास रोस्टिंग है. रोस्टिंग इससे बिल्कुल ऑपोजिट है. बट कार्बोनेट ओर्स के केस में हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन इज सिंपल. द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू देयर ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. उसके बाद फिर हम करते हैं रिडक्शन. रिडक्शन में हम क्या करते हैं? मेटल ऑक्साइड जो है उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन फाइनली वी हैव प्योरिफिकेशन. सो सिंपल हमें तीन आंसर लिखने हैं, तीन चीजें लिखनी है आंसर में. दैट इज calcination, reduction and purification. Now moving on to the second part of the question. The answer for the second part of the question is कि सल्फाइड ओर जो है उसमें से कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एंड हाउ विल वी डू दैट? अगर हम उसे इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएं तो हम ऐसे देख सकते हैं. द सल्फाइड ऑफ ओर ऑफ कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. द इक्वेशन इज कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, यानी कि एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर या एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी हम कह सकते हैं क्योंकि हमने ऑक्सीजन को अलग से मेंशन किया है. हम सिंपल अगर सल्फाइड ओर को हीट कर रहे होते इन दी अवेलेबल अमाउंट ऑफ एयर तो हमें अलग से ऑक्सीजन को मेंशन करने की जरूरत नहीं थी. लेकिन क्योंकि यहाँ सल्फाइड ओर की बात हो रही है और सल्फाइड ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं जिसमें एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर होता है. सो ऐसे में जब हम एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर कर रहे हैं तो उसे मेंशन करने के लिए हम ऑक्सीजन को मेंशन करेंगे. सो कमिंग बैक टू द इक्वेशन, सल्फाइड ओर दैट इज कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव यू कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हमें मिलेगा. वी कैन बैलेंस आउट द इक्वेशन अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है? अब यहाँ पर हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड. सो कॉपर ऑक्साइड में से अब हमें उस ऑक्सीजन को भी रिमूव करना है क्योंकि हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल कॉपर ऑक्साइड को अगेन कंबाइन कराएंगे, रिएक्ट करवाएंगे विद कॉपर सल्फाइड. सो अब क्या हो जाएगा कि कॉपर जो है वो सेपरेटली अलग हो जाएगा और जो सल्फर है वो ऑक्सीजन को कॉपर ऑक्साइड में से रिमूव कर देगा एंड हेंस इट विल बिकम सल्फर डाइऑक्साइड. सो इन दो इक्वेशन के बेसिस पर वी कैन बैलेंस देम एंड इन दो इक्वेशंस के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर अगर है तो कैसे हमें इन दी एक्सेस ऑफ एयर उसको हीट करके उसको उसके मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेकिन क्योंकि वहां पर कॉपर ऑक्साइड है और उसमें से भी अभी अगर मुझे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है तो फिर से आई विल गेट इट रिएक्टेड विद कॉपर सल्फाइड एंड तब जाकर के मुझे प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर मिलेगा. सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट. एंड देन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ड्रॉ द लेबल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. Here you can see this is a proper labeled diagram of the electrolytic refining of copper. So like this you can mark everything. कहाँ आपके एनोड है, कैथोड है, क्या चीज कैसे प्रेजेंट है, you can mark it like this. So now these are the answers for both the parts of this question. I hope you would have understood them.
and also you would have understood that how and what you have to answer when such kinds of questions are asked. Now let's move on to the next question, and इस question में question को 3 parts में divide किया गया है and all these parts belong to the same chapter, that is the modern periodic table और the classification of elements जो हमारा chapter है. ये तीनों ही सब parts उसी chapter से belong करते हैं, उसी chapter के questions हैं. So let's see what they are asking us. So in the first part of the question they have, the modern periodic table has been evolved through the early attempts of Daubigny, Newland and Mendeleev. List one advantage and one limitation for all of them. Second part of the question is, name the scientist who first of all showed the atomic number of an element is more fundamental property than its atomic mass. And the third part of the question is, state modern periodic law. So these are the 3 parts of this question and हम एक एक करके तीनों parts का आंसर देंगे. सबसे पहला पार्ट ये है कि there were 3 scientists जिन्होंने attempt किया था elements को place करने का into a proper table. So ऐसे में ये 3 scientists थे हमारे Daubigny, Newland and Mendeleev before we got the modern periodic table. So अब हमें इन तीनों के एक एक एडवांटेज और एक लिमिटेशन को मेंशन करना है. So शुरू करते हैं सबसे पहले Daubigny के साथ. So Daubigny की जो पीरियोडिक टेबल है उसका पहला एडवांटेज क्या था? The advantage was to predict the atomic mass of middle element in each trade. So उनकी जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि मिडल एलिमेंट जो था फर्स्ट एंड थर्ड में जो सेकेंड नंबर पर जो एलिमेंट आता था उसका जो एटॉमिक मास है he was able to calculate that. And what was the limitation? The limitation was Daubigny could identify only 3 traits. वो सिर्फ 3 ही traits को find out कर पाए, जबकि the number of elements that we have that is huge, that is 118. So ऐसे में हम उन सभी elements को place नहीं कर पाए as per Daubigny's table. Next, Newland's periodic table. So Newland periodic table का advantage क्या था? The advantage was every 8th element had properties similar to that of first. So this was the advantage. तो इससे ये समझ में आया कि किस तरीके से कुछ elements जो हैं वो same तरह की property show करते हैं. If I give you just a simple example, we have lithium, sodium and potassium. So they are first से अगर count करना शुरू करें from lithium, then sodium and then potassium, ये every 8 position पर आ रहे हैं from the first one. So इसी तरह से उन्होंने ये पहली एक फाइंडिंग करी थी, लेकिन लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन ये थी that it was only applicable up to calcium. ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थी और ऐसे में हमारे सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हो पा रहे थे एंड हेंस इनकी टेबल को फर्दर यूज नहीं किया जा सका. देन नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. सो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का अगर सबसे पहले एडवांटेज देखें तो एडवांटेज ये था कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर. सो ऐसे जो एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, अगेन मैं वही एग्जांपल दूंगी, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तीनों ही मेटल्स हैं, तीनों ही सॉफ्ट हैं, हाईली रिएक्टिव भी हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं है. सो ऐसे में इनकी प्रॉपर्टी सेम थी. तो इस तरह के एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी मोर और लेस, उनको एक साथ एक ग्रुप में डाला जा सका. सिमिलरली फॉर द नोबल गैसेस एज वेल. देन नेक्स्ट, लिमिटेशंस, नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. सो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं रखी गई थी, नहीं की गई थी, बिकॉज हाइड्रोजन की पोजीशन का समझ नहीं आ रहा था कि उसको कहाँ डाला जाए. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है. सेकेंड पार्ट पर चलते हैं. सेकेंड पार्ट इज नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल शोड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is more fundamental property than its atomic mass. So that great scientist is Henry Moseley. So इन्होंने actually ये find out करा था, ये statement दी थी, ये finding करी थी basically कि atomic number जो है वो of an element is a more fundamental property as compared to the atomic mass. Now on the third part, state the modern periodic law. So modern periodic law simple एक line का law है which states that properties of elements
are a periodic function of their atomic number. So this is simple, just the modern periodic law. So this is the modern periodic law that we have. So this is the answer for all the questions that we have, and this is how you need to write the answer in order to score full marks. Now moving on to the next question, and the question is, what is observed when a solution of sodium sulfate is added to a solution of barium chloride taken in a test tube? Further, write equation for the chemical reaction involved and name the type of chemical reaction in this case. So simple, यहाँ पर हमें एक situation दी गई है, एक experiment दिया गया है in short में, और हमें ये बताना है कि सबसे पहली चीज कि यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन होगी, नेक्स्ट हमें उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, और फिर फाइनली ये बताना है कि ये किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है. सो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से, जो कि क्या है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब. सो सिंपल, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर देयर आर बेसिकली टू कंपाउंड्स, and in that compound two elements are being combined. That means sodium sulfate, तो ये क्या हो गया हमारा Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2. तो अगर हम ध्यान से देखें इस रिएक्शन को, तो यहाँ सोडियम इज पॉजिटिव, सल्फेट इज नेगेटिव, देन बेरियम इज पॉजिटिव एंड क्लोरीन इज नेगेटिव. तो अगर ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन हमें समझ आ रही है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है. सो ऐसे में दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है. तो प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिलेगा, ये तो हम डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं जब हमें ये समझ आ गया कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है. साथ में ये जो हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है बेरियम सल्फेट, इसका कलर क्या है, द कलर इज सिंपली व्हाइट कलर. सो बेरियम सल्फेट के केस में द कलर इज व्हाइट. हमें क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है. क्या रिएक्शन है, द रिएक्शन इज सिंपल, सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 दैट इज एन एक्वस फॉर्म प्लस बेरियम क्लोराइड विच इज अगेन एन एक्वस फॉर्म. तो दो एक्वस सॉल्यूशंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है और दूसरा भी हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलता है. सो रिजल्ट क्या होगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, एंड हियर सोडियम क्लोराइड जो है हमारा वो एक एक्वस सॉल्यूशन है. सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है. सिंपल. So I hope you would have understood what this question was all about and how we need to answer this question.